हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने संचयन बुक का 4th चैप्टर, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, इस पाठ के लेखक हैं। उन्होंने बताया हमको यहाँ पर कि किस तरीके से उनके पास एक छोटा सा निजी पुस्तकालय था। उन्होंने कैसे इस पुस्तकालय का निर्माण किया, कब उन्होंने पहली पुस्तक खरीदी, उन्हें पुस्तकों के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों हुआ कि वो किताबों को पढ़ें, और किस तरीके से उन्होंने अपने आखिरी वक्त भी उसी पुस्तकालय में ही बिताए। तो यहाँ पर हम उनके बारे में जानने शुरू करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक खुद का निजी पुस्तकालय यहाँ पर बनाया। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं धर्मवीर भारती जी। प्रस्तुत आत्मकथ्यात्मक रचना, ये इन्होंने अपने बारे में लिखी है। आत्मकथ्या मतलब अपनी ही कथा सुनाई है। रचना मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय प्रसिद्ध रचनाकार एवं पत्रकार धर्मवीर भारती के निधन से 7-8 साल पूर्व की है। कि वो मरने वाले थे उससे पहले उन्होंने 7-8 साल पूर्व लिखी। सन 1979 ईस्वी में लेखक एक बार गंभीर रूप से बीमार हुए, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार हुए। वे एक के बाद एक जबरदस्त हार्ट अटैक की चपेट में आए, मतलब उन्हें एक के बाद दूसरा हार्ट अटैक पड़ा, तो बहुत ज्यादा वो उसकी चपेट में आ गए थे। अस्पताल में इलाज के बाद लेखक अर्ध मृत्यु की अवस्था में घर वापस आए, मतलब उनका कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं थी कि वो चल फिर चल के सब कुछ कर सके, तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो बेड पर ही रहेंगे। तो वो घर वापस आए। वहां उन्होंने जिद ठान ली कि उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए, यानी उन्होंने जिद ठान ली थी कि अब मैं अपने बेडरूम में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा बेड कहाँ पे लगाइए जहां मेरा निजी पुस्तकालय, मतलब मैं अपनी किताबों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उनका बेड वहां पे लगाया गया। लाइब्रेरी नुमा कमरे में लिटा दिया गया, यानी कि उनको उस लाइब्रेरी में एक कमरा था, उसी में लिटा, बहुत ढेर सारी किताबें थी। लेखक को डॉक्टर की हिदायत थी कि वे पूरी तरह से आराम करें। उन्हें चलना, बोलना, पढ़ना सब मना कर दिया गया था। ना वो चलें, ना किसी से ज्यादा बोलें और ना ही पढ़ें। उन्हें किसी तरह का भी स्ट्रेस नहीं लेना था। लेखक उस छोटे से निजी पुस्तकालय में, जो अब काफी विस्तृत है, मतलब अब विस्तृत हो चुका है, बढ़ चुका है, लेटे हुए थे। लेखक ने परी कथाओं में पढ़ा था कि एक राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में रहते हैं। वैसे ही उन्हें भी लगता था कि उनके प्राण भी उनके शरीर में नहीं है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने भी पढ़ा, हमने भी भाई अपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक राजा था, उसकी जान जो है वो एक तोते में थी। मतलब हर कोई उस राजा को मारने की बहुत कोशिश करता मगर मार ही नहीं पाता, क्योंकि अगर तोते को हार्म करेंगे तो ही राजा को हार्म होता। तो उसी तरीके से यहाँ पर लेखक की जान भी खुद उनके शरीर में नहीं रहती थी, उनकी जान किसमें बसती थी, उनकी किताबों में। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज हमको बताई, वो जो उनका पुस्तकों के प्रति ये प्रेम था कि उनकी पुस्तक उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय थी। ये चीज उन्होंने यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश करी। उनके प्राण शरीर से निकल चुके हैं और वे इन हजारों किताबों में बस गए हैं, जो पिछले 40-50 वर्षों में धीरे धीरे उनके पास जमा होती गई, जब आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन शीर्ष पे था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब उनके प्राण निकल चुके हैं, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण अब निकल चुके हैं, और उनके प्राण कहाँ बसे हैं, इन किताबों में बसे हुए हैं। ये किताबें उन्होंने करीबन 40-50 साल पहले इकट्ठा करनी शुरू करी थी, जो अब इतनी ज्यादा, इतनी सारी किताबें एक बैग तो नहीं आती हैं भाई, आप थोड़ी लोगे, एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, धीरे धीरे करके एकत्र होती है ना। तो उसी तरह 40-50 सालों से वो ये किताबें एकत्र कर रहे थे। कब से, ये आर्य समाज की सुधारवादी आंदोलन शीर्ष पे था, तब से। तब लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, यानी कि जब ये आर्य समाज को सुधारने का काम आंदोलन चल रहा था, तब वो रानी मंडी में एक प्रधान थे, पिताजी उनके। और माँ स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। और माँ ने क्या किया था, स्त्री यानी लड़कियों, स्त्री शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाता था, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ उस पर जोर दिया जाता था। उसके लिए सिर्फ उन्होंने लड़कियों के लिए एक पाठशाला खोली थी उनकी माँ ने। इन बातों से बचपन में ही लेखक प्रभावित होते रहे। अब दोनों ही समाज सुधार से रिलेटेड काम कर रहे थे माता पिताजी, तो भाई बच्चे पे तो असर आना ही था। तो लेखक भी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
लेखक को बचपन में ही नियमित रूप से आय जितने भी मित्र आते थे वो साप्ताहिक, बामदेम, सरस्वती, गृहिणी और बाल पत्रिकाएं, बाल सखा एवं चमचम पढ़ने का अवसर मिला। यानी कि वो बचपन में ही उनके जितने भी मित्र आते थे ये पुस्तकें उनको मिलती थी और वो सारी पुस्तकें ये पढ़ते थे। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकों को पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। सत्यार्थ प्रकाश जी की जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको इंस्पायरिंग पुस्तकें रहती हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ सीखने को उनसे बहुत मिलता है। इस प्रकार से लेखक के बचपन का पूरा माहौल ही पुस्तकों के संपर्क में था। इसीलिए तो भाई पुस्तकों, जब हम बचपन से ही पुस्तकों जिस चीज के बीच में रहते हैं हमें उस चीज का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से जाग जाता है। तो वो बचपन से ही पुस्तकों के साथ थे तो उनमें उनके अंदर ये पुस्तकों का लगाव बहुत शुरू से बचपन से ही उनके अंदर था। लेखक पर इन चीजों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने बाल्यकाल में स्कूली किताबों से अधिक इन किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ा। यानी कि जो स्कूल की किताबें होती थी उससे ज्यादा वो इन किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे, बहुत पढ़ते थे। जो उन्हें मिल जाए वो किताब इनको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता था। अपने छोटे से निजी पुस्तकालय के विषय में लेखक ने बताया कि कैसे उस पुस्तकालय का विकास हुआ। अब यहाँ पर वो पुस्तकालय के बारे में हमें बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनके उस छोटे से पुस्तकालय का विकास होना शुरू हुआ और कब शुरुआत हुई, कब इस लघु पुस्तकालय के लिए पहली किताब खरीदी गई। इन सब का वर्णन भी लेखक ने इस पाठ में किया है कि मतलब उन्होंने कैसे पहली किताब खरीदी, कैसे और जो है विकसित हुआ, उन्होंने कैसे सोची कि हम इस ऐसे पुस्तकालय की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सोच से लेकर शुरू कैसे हुआ ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने इस पाठ में हमको वर्णित किया है। लेखक को स्कूल में 2 किताबें इनाम में मिली थी, यानी कि उन्होंने कुछ किया होगा प्रतियोगिता, उनको 2 किताबें पुरस्कार के रूप में मिली। एक किताब के माध्यम से लेखक को पक्षियों से भरे आकाश का ज्ञान हुआ। मतलब एक किताब किस थी, पक्षियों के बारे में थी कि पक्षी किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज थी उसमें। और दूसरी किताब में रहस्यों से भरे समुद्र का ज्ञान था। एक तरफ जहां आकाश का ज्ञान दिया गया था, दूसरी किताब में उनको समुद्र का ज्ञान दिया गया था। समुद्र में कैसे जीव जंतु रहते हैं, कैसी गहराई है, कैसे क्या है, कैसे हमारे जीवन के लिए समुद्र आवश्यक है, ये सारी चीजों की जानकारी थी। लेखक के पिताजी ने अपनी निजी लाइब्रेरी के एक खाने से अपनी चीजें हटा दी। यानी कि लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने एक खाना खाली कर दिया अपनी लाइब्रेरी से और लेखक के लिए उसे सुरक्षित कर दिया कि अब तुम यहाँ पर अपनी सारी चीजें रखो। लेखक से बोला कि तुम यहाँ पर जो चीजें तुम रखना चाहते हो, अपनी पुस्तकें, अपना सामान, तुम यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो। उन्होंने ऐसा करके लेखक से कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। बस यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी का आरंभ हुआ। तो जब उनको 2 किताबें मिली तो भाई पिताजी भी बहुत उत्साहित हुए कि भाई हमें इस चीज का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में से एक खाना खाली किया और कहा कि इस जगह तुम अपनी लाइब्रेरी बनाओगे। पहले तो उन्होंने छोटा सा एक जगह दे दी कि यहाँ पर तुम अपना, और आज से ये तुम्हारा निजी पुस्तकालय, तुम्हारा अपना पर्सनल। तो इस तरीके से यहाँ उन जो है लेखक को प्रोत्साहित हुआ कि वो अपना निजी जो है पुस्तकालय बनाएंगे। लेखक स्कूल कॉलेज की शिक्षा करने के बाद एक दिन यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट कर ली और कहाँ पहुंचे, यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए। अध्यापन की दुनिया में भी गए। अध्यापन मतलब दूसरों को पढ़ाने की, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का जैसे काम होता है वो वाला कार्य भी उन्होंने किया। अध्यापन छोड़कर लेखक इलाहाबाद होते हुए मुंबई आ गए। उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ा तो वो इलाहाबाद से कहाँ आ गए, मुंबई आए। यहाँ आकर संपादन की दुनिया में प्रवेश किया, मतलब लिखने लगे और उनकी जो कहानी, लेख, ये सब चीजें जो हैं वो छपने लगी। इसी रफ्तार में और इसी क्रम में लेखक की निजी लाइब्रेरी का विस्तार भी होता चला गया। भाई हम पढ़ाई से ही जुड़े रहे, भाई हमने खुद पढ़ा, स्कूल पढ़ा, फिर लाइब्रेरी जो है यूनिवर्सिटी आए वहां पढ़ा, फिर दूसरे बच्चों को हम पढ़ाने लगे, अध्यापन के कार्य में आए। अध्यापन के कार्य के बाद संपादन कार्य में आए, मतलब हमने लिखना शुरू किया और उसको छपवाना शुरू किया। तो शुरू से लेकर आखिर तक किससे रहे, हम पुस्तकों से ही तो जुड़े रहे, पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे।
तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसी बीच में उनका पुस्तकालय भी विस्तृत होता, मतलब बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। जहां पिताजी ने थोड़ी किताबों की जगह दी थी, अब उनके पास बहुत सारी किताबें हो चुकी थी। निजी लाइब्रेरी के विस्तार की प्रेरणा लेखक को इलाहाबाद में रहते हुए मिली। तो अब हमें अपना विद्यालय पुस्तकालय बनाना है, तो इसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? इलाहाबाद में जब वो थे तब उन्हें इस चीज की प्रेरणा मिली। लेखक के जीवन में पहली बार साहित्यिक पुस्तक की खरीद के विषय में बताते हैं, मतलब उन्होंने पहली पुस्तक कब खरीदी, साहित्य की उन्होंने पहली पुस्तक कब खरीदी और कैसे खरीदी, इसके बारे में वो बताते हुए हमसे क्या कहते हैं कि माँ के कहने पर लेखक ने देवदास फिल्म देखने का निश्चय किया। माँ ने बोला कि जाओ बेटा तुम देवदास फिल्म देख कर आओ। माँ ने उस चीज के लिए उनको इंकरेज किया, तो वो गए भाई देखने के लिए। वह पुस्तकों को बेचने और पुरानी पुस्तकों को खरीदने से बेच 2 रुपयों को लेकर सिनेमा घर देखने गए। तो उन्होंने क्या हुआ कि पुरानी पुस्तकें जैसे हम बेच देते हैं, ठीक है ना, पुरानी पुस्तकें होती है जो हम दूसरों को बेच देते हैं, तो उसमें जो पैसे मिलते हैं उनको बचाकर वो गए थे फिल्म को देखने के लिए। लेकिन फिल्म शुरू होने में थोड़ी देर होने की वजह से वहीं सामने किसी किताब की दुकान पर लेखक की नजर पड़ी। अब वो पहुंच गए, टिकट खरीद लिया, मगर अभी फिल्म शुरू होने में टाइम था। तो क्या हुआ, उनकी नजर एक सामने स्टॉल पे पड़ी जहां पर खूब सारी किताबें थी, किताब की दुकान थी, तो वो वहां पर चले गए। लेखक ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक देवदास रखी हुई थी। जब उस पे गए तो उनकी नजर वहां पर रखी हुई पुस्तक पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित देवदास है। लेखक का ध्यान उस ओर खिंच गया, अब वो उस चीज की तरफ केंद्रित हो गए। लेखक ने कीमत पूछी तो पता चला 1 रुपए मात्र, यानी 1 रुपए की वो बुक है। दुकानदार ने 1 रुपए से कम में ही पुस्तक उन्हें दे दी, यानी 1 रुपए से कम में उन्हें पुस्तक दे दी। वो पुस्तक लेकर 10 आने में, यानी कि 10 आने में पुस्तक में लेखक को मिल गई। लेखक ने बचे 1 रुपए 6 आने माँ को लौटा दिए। ये पहली किताब स्वयं लेखक द्वारा खरीदी गई थी। ये जीवन भर याद रखने वाली घटना थी, यानी कि वो 2 रुपए उनके टिकट लेने के बाद उनके पास 2 रुपए बचे थे। 2 रुपए में क्या हुआ, उन्होंने 10 आने की किताब उनको मिल गई थी। अब कितने बचे थे, उनके पास बचे हुए थे 1 रुपए 6 आना, तो वो लेकर उन्होंने माँ को लौटा दिया। इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली किताब खरीदी थी। उन्होंने मिले तो पहले उनको इनाम में मिली थी 2 पुस्तकें, लेकिन अब इन्होंने पहली बार किताब खरीदी थी। यह पहली किताब स्वयं लेखक ने खरीदी। वह जीवन भर याद रखने वाली घटना थी। लेखक ने पुस्तक जमा करने का इरादा भी बना लिया था। अब उनके मन में आ गया था कि मैं जो हूं अब खूब पुस्तकें इकट्ठा करूंगा, यानी कि मैं अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाऊंगा। और धीरे धीरे करके उनकी निजी लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें इकट्ठा हुई। मतलब उन्होंने सिर्फ हिंदी की ही नहीं, हर तरह की पुस्तकें उन्होंने इकट्ठी करी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इकट्ठा करी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था तो वो उनको पढ़ते भी थे, तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में ये सभी इकट्ठा कर ली। लेखक पीछे नजर दौड़ाते हैं, मतलब अब अपने वो पीछे की तरफ नजर दौड़ाते हैं पहले के समय में, तो उन्हें अपनी पहली किताब खरीदने की प्रबल इच्छा याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पहली किताब खरीदी थी। वो देवदास फिल्म देखने गए थे और उनके पास पैसे कम बचे थे, तब भी उन्होंने जो है वो किताब खरीदी। लेखक भारत के ही नहीं विश्व स्तर के एक जाने माने विद्वान हैं, यानी कि धर्मवीर भारती जी सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व के भी जाने माने विद्वान हैं। वे भारतीय पत्रकारिता के लिए गौरव का विषय बने हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उनकी लाइब्रेरी में रेनर मारिया रिल्वर्फे, स्टीफेन जवीन, मोसापा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तावोस्की, मायावोस्की, स्टीफेन स्पेंडर, आइडेन एशावरा पाउंड, यूजीन ओ'नील, अल्वेरियल काम और आयोनेस्को, पिकासो और रेस्तोरे की कृतियां मौजूद हैं। इन्होंने आपकी सभी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जर्मन, फारसी, सभी के लैंग्वेजेस की किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी के साथ
और कितने ही लेखकों चिंतकों की साहित्यिक कृतियां भी पुस्तकालय से भरा है। मतलब सिर्फ उन्होंने हिंदी मतलब भारतीय ही नहीं विदेशी कवियों और लेखकों की किताबों का भी संग्रह किया हुआ है। बीमारी की हालत में लेखक से मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि वृंदा करंदीकर ने लेखक से कहा, ये उनसे मिलने आए थे मराठी के कवि, तो उन्होंने क्या कहा, भारती यानी कि कर्णवीर भारती जिसे बोले कि भारती ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो, इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। यानी कि उन्होंने बोला कि इन सभी कवियों और लेखकों के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हैं, तभी तुम 2 हार्ट अटैक के बाद भी आज जीवित हो, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। लेखक ने मन ही मन में कंदिकर को और उन महापुरुषों को प्रणाम किया। लेखक ने मन ही मन में बहुत ज्यादा प्रणाम किया कि मैंने किस तरीके से इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये पाठ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। याद रखिए इसमें बहुत सारे कवियों, देशी और विदेशी सभी कवियों के और लेखकों के नाम आए हैं, उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए उनकी पुस्तकालय में मौजूद कुछ विदेशी लेखकों के नाम बताइए जिनकी कृतियां उनके पुस्तकालय में मौजूद हैं, तो इस तरीके से आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, तो आपको उनके कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय।